नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपने देखा 4th न्यूमेरिकल तक मैंने आपको कराए थे, लेकिन 5th न्यूमेरिकल करने के लिए एक टॉपिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये टॉपिक जो मैं आपको करा रहा हूँ आप थ्योरी के बाइंडर में ही नोट कर लेंगे। आइए इसे देख लेते हैं। रेजिस्टिव टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्या है ये? रेजिस्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखने से पहले एक फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा और इसका एक्सप्रेशन, इसका प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आइए डायरेक्ट लिख देते हैं। इफ आर टी एंड आर जीरो, आर नोट कह सकते हो आप। इफ आर टी एंड आर जीरो है वैसे तो, क्योंकि टी क्या है? टेम्परेचर है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्या है? टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हैं इफ आर टी एंड आर जीरो बी द रेजिस्टेंसेस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किसी मतलब जो कोई रेजिस्टेंस है वो कितना है? R0 है, और T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? RT है। बात क्लियर है? यानी T भी टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो देखो देन एक फॉर्मूला होता है RT और R0 के बीच रिलेशन। RT इज इक्वल्स टू होता है R0 1 प्लस एल्फा इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा का R0 हो जाएगा और प्लस R0 अल्फा इंटू टी। तो अल्फा क्या आ जाएगा आपका? ये इधर आ जाएगा RT माइनस R0, और अपोन में क्या आ जाएगा? R0 इंटू टी। यानी यहाँ से आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। बात क्लियर है? यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल ली आपने, यानी पहले आपने क्या की? मल्टीप्लाई। देखो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, R0 प्लस R0 इंटू अल्फा टी। R0 को उस साइड ले जाओगे तो RT माइनस R0 हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो R0 और T अपोन में आ जाएंगे दोनों। इसके बाद देखो डिफाइन करना है किसे? रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट को। यानी ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्या होता है? अल्फा। यानी आपको किसे डिफाइन करना है? अल्फा को डिफाइन करना है। तो अल्फा जब डिफाइन होगा आप खुद समझ सकते हैं, जब नीचे वाली क्वांटिटी को आप 1 माने, क्योंकि डेफिनेशन देने के लिए यही करना होता है। तो देखो नीचे वाली क्वांटिटी एक तो R0 है और एक T है। तो देखो इफ द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है यानी R0 है वो कितना है? 1 ओम मान लो। तो R0 क्या मान लिया? 1 ओम। क्लियर है? और T को भी 1 मानना पड़ेगा, तो T को क्या मान लिया आपने? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो यदि ये दोनों 1 हो जाएंगे तो अल्फा क्या आ जाएगा आपका? RT माइनस R0। तो देखो डेफिनेशन इन सारी बातों को लेकर के बनानी है। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। जो बात आपको दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन बातों को सम्मिलित करते हुए डिफाइन करना है किसे? रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट को। तो देखो सबसे मेन बात, इफ द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज, यानी दैट इज R0 इज 1 ओम। तो R0 कितना है? 1 ओम है, ये बात कह दी, ठीक है। द इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो देखो रेजिस्टेंस में जो कंडक्टर इंक्रीमेंट हो रहा है ना भाई, एक बार बताओ पहले कितना था रेजिस्टेंस आपका? R0 था, जब टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब टेम्परेचर आपने 0 से बढ़ा के T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है, तो ये रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया? RT। तो इसका जो रेजिस्टेंस बढ़ा है ना, तो कितना बढ़ा है? अब वाले रेजिस्टेंस में से पहले वाला रेजिस्टेंस घटा दो तो इंक्रीमेंट पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस में कितना हुआ है। तो वो ये जो इंक्रीमेंट है रेजिस्टेंस में, इसे ही आप क्या कहते हैं? रेजिस्टिव टेम्परेचर कॉन्स्टेंट अल्फा कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक शर्त है कि जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लिख रहा है ऑन इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर आप कितना बढ़ाओगे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पहले टेम्परेचर कितना था? 0 था, अब टेम्परेचर कितना हो गया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी जब टेम्परेचर 0 था तो R0 आपका 1 था, अब आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? मतलब टेम्परेचर तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RT। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर आप जानते हैं रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। वो मैंने करा रखा है आपको कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे, उसे आप देख लेंगे एक बार। तो दोनों तीनों बातें सम्मिलित करनी है। तो ये बात जो है, पहली बात ये लिखी हुई है, इफ द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर R0 क्या है? 1 ओम है यदि, और साथ में तो ये जो इनका अंतर है यानी जो इंक्रीमेंट है रेजिस्टेंस में, उसे आप क्या कहते हैं? रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो द इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट है ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के, ठीक है। और कब इंक्रीमेंट कब लेना है? ऑन इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने पर।
इसे क्या कहते हैं, इज नोन एज रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट। इसे आप रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट कहते हैं, अल्फा कहते हैं, ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं। इसके बाद देखो यूनिट क्या है इसकी, यूनिट इसकी याद रखेंगे आप पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, पर को ऐसे लिखा जा सकता है तो पर डिग्री सेंटीग्रेड। डायमेंशन कितनी है, देखो यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख नहीं रहा था, तो यूनिट कितनी है आपके देख सकते हो आप, पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पर को ऐसे भी लिखा जा सकता है तो पर डिग्री सेंटीग्रेड। डायमेंशन थीटा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपोन में क्या है डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अपोन में क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर की डायमेंशन होती है 1 अपॉन मतलब थीटा, तो 1 अपॉन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा इनवर्स। तो डायमेंशन रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट की क्या हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, थीटा इनवर्स, ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखो रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट को एक नाम से और कहते हैं, इसे आप कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, देखो मैं कह रहा था कि रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट जो है ना, इसका दूसरा नाम होता है कोएफिशिएंट, ठीक है ना, कोएफिशिएंट आप जानते हैं कांस्टेंट को ही कहते हैं, ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो दो नाम है इसके, याद रख लेंगे आप, रेजिस्टिविटी, बात क्लियर है। तो इसे आप अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसका एक नाम क्या है, रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट, और दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना, बल्कि टेम्परेचर भी आ जाता है, तो इसका नाम इस तरीके से लिखो, ठीक है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी का कौन सा कोएफिशिएंट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझा। आइए नोट नंबर 1 पढ़ लेते हैं। नोट नंबर 1 आपका क्या है, वहाँ तक आपने देख लिया कि इसकी डायमेंशन कितनी होती है, थीटा की पावर -1। देखो पहला नोट क्या है, देखो मान लो R1 और R2 आपके रेजिस्टेंसेस हैं। R1 जो है T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, R2 जो है आपका R2 वो T2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है। तो फॉर्मूला आपने ये तो पढ़ा ही है अभी ऊपर, RT इक्वल्स टू R0 प्लस वो इंटू 1 प्लस अल्फा टी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखो RT यानी जो बाद का टेम्परेचर था उसे आप R2 मान लो, क्योंकि बस सिंबल ही तो बदल रहे हैं। जो पहले वाला टेम्परेचर था वो आप R1 मान लो, है ना, ये पहला टेम्परेचर था, ये दूसरा था, तो R1 R2 कह दो बस। और पहले टेम्परेचर वहाँ पे देखो इस केस में, इस फॉर्मूले में 0 था, और फिर बाद में क्या हो गया था T, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस T तो आया था, यानी T - 0 तो T होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि T2 बाद का है और T1 पहला है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, T2 - T1। बात क्लियर है। यहाँ भी तो कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस ही तो है, T - 0 है, लेकिन 0 नहीं लिखा जाता तो T बचा केवल, है ना। तो ये क्या है, एक फॉर्मूला आपका ये बनेगा। यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करोगे R1 के अंदर, तो R1 एक तो इधर आ जाएगा और R1 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, R2 - R1 अपॉन R1 इंटू T2 - T1। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में आपका यूज होगा, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें। आइए इसके बाद देख लेते हैं। देखो इसके बाद देखो आप, इसके बाद एक नोट और लिखा है मैंने, आप देख सकते हो, इफ़ R1 एंड R2 बी द रेजिस्टेंसेस, यदि R1 और R2 क्या है आपके रेजिस्टेंसेस हैं ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के, एट टेम्परेचर T1 एंड T2। T1 पे टेम्परेचर, वो T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 है, T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R2 है। तो रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा, एक फॉर्मूला और याद रखेंगे आप, अल्फा इज इक्वल्स टू R2 - R1 अपॉन R1 T2 - R2 T1, ठीक है। कहीं कहीं यूज हो सकता है, अन्यथा वो मेन फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखो एक फॉर्मूला ये भी है, इफ़ R0, R100 एंड RT बी द रेजिस्टेंसेस। तो R0 है तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है रेजिस्टेंस, और ये R100 है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या है आपका रेजिस्टेंस, और ये T डिग्री सेंटीग्रेड यानी T टेम्परेचर पर आपका रेजिस्टेंस RT है। तो अननोन रेजिस्टेंस, वो अननोन टेम्परेचर, ये जो T है ना अननोन टेम्परेचर है, पता नहीं है हमें इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू यदि आपको निकालनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, RT - R0 अपॉन R100 - R0 इंटू 100, और इसकी वैल्यू निकल के आएगी टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक मैंने आपको करा दिया, जिससे आप न्यूमेरिकल समझ जाओ। बाकी नहीं तो इनका कोई डेरिवेशन की दृष्टिकोण से इतना यूज नहीं है, जो आवश्यक था वो मैंने आपको करा दिया है। आइए अब 5th न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट है, और इस बात को समझने के बाद आपको 5th न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो आप देख सकते हो, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर, यानी रूम टेम्परेचर दे रखा है कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ना भी दे तो आप याद रखेंगे कि रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूम टेम्परेचर यानी टेम्परेचर दे रखा है तो T1 मान लो, यानी इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है तो T1 क्या मान लिया मैंने 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, स्मॉल T1 है ये। आगे देखो द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट, कोई हीटिंग एलिमेंट है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना दे रखा है 100 ओम,
तो देखो R27 से तो डिनोट नहीं करेंगे, R1 मान लो भाई, ये T1 माना तो इसे क्या मान लो R1, यानी इतने टेम्परेचर पर इतना रेजिस्टेंस है तो ये T1 है, ये R1 है, T1 R1। आगे देखो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, टेम्परेचर एलिमेंट का क्या होगा यदि रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117। यदि रेजिस्टेंस 117 पाया जाता है तो टेम्परेचर कितना होगा, इसका मतलब T2 फाइंड करा रहा है, R2 दे रखा है, समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखो गिवन दैट, ये दे रखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, तो मैंने बताया टेम्परेचर कोफिशिएंट तो क्या होता है, अल्फा ही तो होता है। रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट भी कहते हैं, या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दे रखा है, ठीक है ना, मेटल रजिस्टर के मेटल का, मटेरियल का कितना दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁴, और इसकी यूनिट मैंने बताई थी आपको क्या होती है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड का इन्वर्स हो जाएगा। तो अल्फा दे रखा है आपको। अब आपको निकालना क्या है, आपको तो T2 निकालना है। तो देखो फॉर्मूला आपके पता ही है, मैंने लिखवाया था, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया वो क्या था, अल्फा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 इंटू R1 T2 माइनस T1। बात क्लियर है। तो देखो यहाँ से T2 माइनस T1 आप इधर ले जाओ, अल्फा को अपोन में ले आओ, क्योंकि आपको तो T2 निकालना है। T1 की वैल्यू रखो जो कितनी है 27, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो T1 की वैल्यू रखी, R2 R1 की वैल्यू रखी, आप देख सकते हो, है ना, और R1 की वैल्यू रखी और अल्फा की वैल्यू रखी। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है ना। तो देखो 17 बचेगा ऊपर 17, और ये 1.7 है, तो 1.7 का पॉइंट के बाद तो जीरो लगाते नहीं, 1.7 ही लिख लिया ऐसे। पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा, 10 टू द पावर कितनी बचेगी, -2 बचेगी। तो कैलकुलेट करके 1000 आया, तो आप देख लो कितना आ जाएगा T2 आपका 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। बात क्लियर है। इसके बाद देखो 6th न्यूमेरिकल देखते हैं। 6th न्यूमेरिकल पढ़े आप लोग, ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट, ठीक है ना। एक नेग्लिजिबल यानी आप समझते हैं नगण्य करंट है, स्मॉल करंट है, इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ एल, लेंथ 15 मीटर, यानी लेंथ दे रखी है 15 मीटर, तो एल दे रखा है ना, लेंथ को एल से तो डिनोट करते हो। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, यानी कैपिटल ए दे रखा है। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी, रेजिस्टेंस कैपिटल आर दे रखा है कितना, 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी फाइंड करा रहा है ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जिस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उस टेम्परेचर पे वो रेजिस्टिविटी फाइंड करा रहा है। आप खुद बताओ मुझे, रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। यदि आप बता पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा एक चिंता का विषय है। यदि आप नहीं बता पा रहे कि रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, और रेजिस्टिविटी का सेकंड नेम भी क्या है ये भी आप मुझे बताएं, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी का सेकंड नेम क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, और इसे आप रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। आइए 6th न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। 6th न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखें आप लोग। देखो L इज इक्वल्स टू 15 मीटर दे रखा है, तो लिख लिया मैंने। ए दे रखा था आपको 6.0 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर, 0.0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। आर आपका 5 दे रखा है, तो आपको रो निकालना है। कहा ना उसने रेजिस्टिविटी बताओ, तो रो इज इक्वल्स टू वॉट। आपको एक फॉर्मूला बताया जो रिलेशन देता है आर में और रो में, तो आर इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपोन ई करा रखा है फॉर्मूला का डायरेक्शन। रो इज इक्वल्स टू आर ए अपोन एल हो जाएगा, आर की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, एल की वैल्यू रखो, तो ठीक है। तो आप देखोगे कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, रो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम मीटर। आप जानते हैं रो की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो लिखा हुआ है ना। लास्ट में आप इसे बॉक्स में बंद तो करोगे आंसर को, साथ में क्वेश्चन की लैंग्वेज में आंसर दोगे इस प्रकार से, हैंस करके ब्लैक पेन से, हैंस जिससे एग्जामिनर को क्वेश्चन का आंसर ना ढूंढना पड़े, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन लिखने का तरीका बहुत गलत है। वो इस तरीके से लिखते हैं कि कहीं पता ही नहीं चल रहा, राइटिंग बहुत गंदी रहती है, और ना बॉक्स में बंद करते हैं ना, और ना ही हैंड्स करके लिखते हैं बस ऐसे आंसर, ठीक है ना। तो ये तरीके सही नहीं होते। आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका यदि अच्छा नहीं है तो आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, भाई एग्जामिनर को आपकी इंटेलिजेंस का कब पता चलेगा, जब आप कॉपी पे एक्सप्रेशन है ना अच्छा देंगे, इम्प्रेशन अच्छा यदि उस पर पड़ेगा, तो एक्सप्रेस यदि आप अपनी बातों को अच्छे से करते हैं लेखन के द्वारा, तो ही इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। अन्यथा आप कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उस पर क्या फर्क पड़ता है, उसे तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लेखन अपना अच्छा करें, हैंस द रेजिस्टिविटी। और मैं ये बात बताते चलता हूँ, तो मेन एक्सप्रेशन आप बॉक्स में बंद करते हैं, मेन आंसर भी बॉक्स में बंद करते हैं, और लास्ट में हैंस करके ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को माइंड ना लगाना पड़े कि न्यूमेरिकल यदि आपने कर रखा है और राइटिंग गंदी है तो आंसर कहाँ है, उसे ज़्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ना चाहिए। यदि एग्जामिनर को माइंड लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो मार्क्स थोड़े कम देता है, क्योंकि वो परेशान हो जाता है, ठीक है ना। तो
तो उसका मूड चेंज ना करें और अच्छे से लिखा करें। हैंस द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या हो जाएगी, इज 2 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। आइए फिर देख लेते हैं आगे 7th क्वेश्चन। 7th न्यूमेरिकल है आपका, इस सिल्वर वायर। देखो एक सिल्वर का वायर है, सिल्वर वायर आप समझ रहे ना, ठीक है। सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये R1 है, ये T1 है, तो R1 इतना, T1 इतना। आगे देखो एनी रेजिस्टेंस, ये R2 दे दिया और ये T2 दे दिया, तो T2 R2। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मैंने बताया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट ही होता है, यानी दो नाम है इसके। किसका निकालना है, सिल्वर का। तो अल्फा निकालना है आपको। अल्फा इज इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूला बताइए, R2 - R1 अपॉन R1 इंटू T2 - T1। बात क्लियर है। तो R2 की वैल्यू रखो आप, है ना, R1 की रखो, R1 की रखो, T1 और T2 की वैल्यू रखो। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड कह दो या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स कह दो। तो देखो हैंस टेम्परेचर कोफिशिएंट सिल्वर का क्या आ जाएगा, आपने लिखा हैंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर इज, है ना, इतना 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो लिखने का तरीका इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ तक आप देख लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम चलेंगे फिर आगे। जो भी न्यूमेरिकल रह रहे हैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे लगभग, और फिर आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, और आपका टेस्ट भी है सैटरडे में, तो उस टेस्ट की भी आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। और जो लापरवाही आपने की इस टेस्ट में, चाहे टेस्ट ना देने की हो, उस पर भी आप वर्क करेंगे, ध्यान देंगे। और दूसरी लापरवाही चाहे आप लिखने में करते हैं ना, ब्लैक पेन का यूज ही नहीं किया किसी ने, तो किसी ने बहुत ज़बरदस्ती बस उलाहना से उतार रखा है। तो बिल्कुल इस तरीके के जो काम है आप बंद करेंगे और बहुत सिंसियर होके, ठीक है, अपनी तैयारी करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।